अब लास्ट टॉपिक करते हैं, कैपिलरिटी क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैपिलरी ट्यूब क्या होती है। एक ऐसी ट्यूब जिसका डायमीटर तो बहुत छोटा हो लेकिन जिसकी लेंथ अच्छी खासी हो, मतलब लेंथ सिग्निफिकेंट हो और डायमीटर इनसिग्निफिकेंट हो। मतलब आप ये बोल सकते हो कि सर मैं 1 मीटर की ट्यूब लेके आऊं तो मेरा डायमीटर 1 mm हो। 1 mm कितना होता है? बहुत छोटा सा होता है, क्लियर। और 1 मीटर कितना हो गया? बहुत लंबा हो गया। तो उस लेंथ के आगे डायमीटर कुछ भी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। ये कैपिलरी ट्यूब आपने देखी है? यस, देखिए। आप फ्रिज के पीछे जो ट्यूब्स देखते हो जो ऐसे शेप की होती है ना, एक कॉइल टाइप में जा रही होती है, उन ट्यूब्स को क्या बोला जाता है? कैपिलरी ट्यूब बोला जाता है। उन कैपिलरी ट्यूब के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं? उन कैपिलरी ट्यूब के बारे में हम ये कमेंट कर सकते हैं कि सर वहां से जो फ्लूइड पास ऑन हो रहा है उस फ्लूइड के ऊपर सरफेस टेंशन की वैल्यू लग रही है। अब सरफेस टेंशन आ गई तो सरफेस टेंशन किसकी वजह से होती है? सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेजन ओनली, राइट और रॉन्ग? राइट। अगर कोहेजन है तो सरफेस टेंशन की वजह से चलता जाएगा फ्लूइड, और अगर फ्लूइड चिपका हुआ रह गया उस ट्यूब के ऊपर तो इसका मतलब क्या है? फ्लूइड है वाटर लेवल और ट्यूब है ग्लास, ऐसे समझ लो। तो दोनों अलग अलग मेटेरियल हो गए ना। अगर अलग अलग मेटेरियल के अंदर कोई अट्रैक्शन फोर्स होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडहेशन बोलते हैं, क्लियर है। तो कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल का रीजन क्या हो जाएगा? एडेशन एंड कोहेजन बोथ। समझ गए? नहीं समझ गए? एडेशन और कोहेजन बोथ। अब कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल क्या होता है वो समझो। मान लो आपने एक बकेट ली, ठीक है। इस बकेट के अंदर आपने इतना तक पानी भर दिया, यूं, ठीक है। इस पानी के अंदर आपने एक ट्यूब डाली, एक ट्यूब लेके, ये है ना फ्री सरफेस है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे हम? फ्री सरफेस ऑफ वाटर, राइट। अगर हमने यहां पे ट्यूब डाल दी ऐसे, अगर हमने एक ट्यूब डाल दी यहां पे, मान लो इस टाइप की एक ट्यूब डाली, तो इस ट्यूब के अंदर भी पानी भर जाएगा। भरेगा नहीं भरेगा? भरेगा। इसी लेवल पे नहीं, इससे ऊपर लेवल तक भर जाएगा। समझ गए? नहीं समझ गए? तो क्या मैं इस फ्री सरफेस लेवल से रेफरेंस लेके इसको एच बोल दूं? तो ये क्या ऊपर चढ़ गया? नहीं चढ़ गया भाई? पानी ऊपर चढ़ गया, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? कैपिलरी राइज बोलेंगे। क्या होगा ये फिनोमेना? कैपिलरी राइज हो जाएगा। सिमिलरली अगर सेम केस में यहां बनाओ, ठीक है, मान लो यहां तक मैंने कुछ भर दिया, ये हो जाएगी फ्री सरफेस ऑफ एच जी। मान लो यहां पे एच जी भरा हुआ है, ये फ्लूइड कौन सा है? एच जी है। और ये फ्लूइड कौन सा है? वाटर मान लो। और ये ग्लास ट्यूब है, ग्लास है, इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिलरी ट्यूब बोलेंगे, राइट। और अगर यहां पे बना दिया जाए इस तरीके से, क्लियर, तो यहां क्या हो जाएगा? यहां पे ही नीचे रह जाएगा, यहां तक ही भर पाएगा। समझे? नहीं समझे? यहां तक भर पा रहा है तो हम फ्री सरफेस से नीचे आए कि ऊपर आए? नीचे आ गए। समझ गए? नहीं समझ गए? तो ये भी कैपिलरी ट्यूब है एक टाइप से। तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे हम? फ्री सरफेस से नीचे आ गए तो क्या ये फॉल हो गया? यस, इसको हम बोलेंगे कैपिलरी फॉल। कैपिलरी राइज लिखा है ना, फॉल। और क्या बोल सकते हैं इसको? डिप्रेशन बोल सकते हैं। क्लियर है? अगर ये कैपिलरी राइज है तो इसी को हम क्या बोलेंगे? कैपिलरी फॉल बोल देंगे। और ये क्या हो जाएगा? इसको डिप्रेशन बोला जा सकता है। डिप्रेशन मींस लो लेवल पे आ गया। क्लियर? अब ये किस कारण से होता है वो देखो गौर से। अब सबसे पहले तो कैपिलरी ट्यूब के बारे में पढ़ लिया, दूसरा करते हैं कॉज ऑफ कैपिलैरिटी।
कॉज क्या होता है इसका? होता है कॉज कोहेजन एंड एडहेशन बोथ। क्लियर? कोहेजन और एडेशन, कोहेजन तो क्या होता है? सेम पार्टिकल के बीच में लाइक पार्टिकल्स अट्रैक्शन होता है, और एडेशन का मीनिंग क्या होता है? अलाइक अट्रैक्शन होता है। क्लियर? अब एक बात बताओ, लाइक लाइट अट्रैक्शन होगा, इसका मतलब क्या है? कोहेजन है। कोहेजन है तो यहां पे क्या होगा? वाटर के मॉलिक्यूल से एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। सही बात है कि नहीं है? क्लियर? और अगर एडहेशन है, एडहेशन का मीनिंग क्या हो गया? एडहेशन मतलब ये जो ग्लास ट्यूब है और ये पानी है, ये दोनों अलग अलग मेटेरियल के हैं, दोनों अलग अलग मेटेरियल के हैं, तो इसका मीनिंग यहां पे एडेशन हो सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं इन दोनों की, राइज और फॉल के अंदर केस क्या हो सकता है। चलो इसको नेक्स्ट में लिखते हैं कि राइज क्यों होगा और फॉल क्यों होगा, इसका कारण क्या है? एडेशन ज्यादा हो गया तो क्या हो सकता है? राइज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ग्लास ट्यूब ज्यादा खींच पा रहा है। एक बात सोचो, आप सब लोग यहां पे बैठे हो, क्लियर है, और मैं किसी स्टूडेंट का हाथ पकड़ के उसको बाहर खींच लूं और वो बाहर आ गया, इसका मीनिंग मेरा फोर्स ज्यादा है कि आप सबका फोर्स ज्यादा है? मेरा फोर्स ज्यादा है। इट मींस ये तो एडिशन हो गया ना। तुम स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूं, तो लाइक मॉलिक्यूल है अलाइक मॉलिक्यूल से? अलाइक मॉलिक्यूल से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और मान लो मैं यहां पे आया, बीच में आया, तुम्हें से एक स्टूडेंट खींचने के लिए, तो तुमने क्या किया? इसको वापस से अपने अंदर ही खींच लिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स कौन सा ज्यादा काम कर रहा है? एक तो मेरा फोर्स काम कर रहा है कि मैं इसको खींचना चाह रहा हूं, लेकिन तुम लोगों ने इसको ऊपर आने नहीं दिया। नहीं समझे? समझ गए? क्या ये ऊपर आ पाएगा? तो ये तो पीछे जाएगा ना। तुम खींचोगे, और अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दू, बाई चांस छोड़ दू, तो तुम गिरोगे किधर? उधर पीछे, नीचे की तरफ। तो तुम सब एक कैसे हो? स्टूडेंट्स हो। अगर स्टूडेंट्स हो मींस लाइक मॉलिक्यूल्स है। अगर लाइक मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कोहेजन। तो मान लो कोहेजन ज्यादा है तो फॉल होगा कि राइज होगा? फॉल हो जाएगा। और मान लो एडेशन ज्यादा है तो राइज हो जाएगा। समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर सी बात है? तो इसका डोमिनेटिंग इफेक्ट देखेंगे, पहले ये नोट करो फटाफट। आओ इसके ऊपर करते हैं, इस रीजन को पढ़ते हैं कि कोहेजन और एडेशन दोनों ही काम करते हैं। दोनों कैसे काम करेंगे देखना गौर से। मान लेते हैं इफेक्ट कैसा आएगा वो देखते हैं। सबसे पहला, कैपिलरिटी का कारण क्या बताया मैंने? कोहेजन एंड एडेशन बोथ है, तो हमने लिख दिया कोहेजन एंड एडहेशन बोथ। राइट? अगर ये कारण है तो हम यहां पे बोल देते हैं कि सर अगर कोहेजन ज्यादा हो गया, डोमिनेटिंग है, किससे? एडहेशन से, तो यहां पे आप क्या लिखोगे कि कोहेसिव फोर्स इज डोमिनेटिंग ओवर एडहेशन। तब क्या हो जाएगा? खींचने वाला कौन है? सेम पार्टिकल को ज्यादा खींचेंगे तो यहां से क्या मिलना चाहिए? फॉल मिलेगा कि राइज मिलेगा? फॉल मिलेगा। फॉल मिलेगा तो उसका ऐसा कुछ बनेगा, देखना गौर से। अगर ये ऐसा होगा, इसके अंदर ये ट्यूब डाली तो इसका यहां पे लेवल फॉल हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसी शेप देगा, यू। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? यहां पे क्या बन जाएगा? इस टाइप की शेप बन जाएगी। क्लियर? इस शेप को मैं अगर तुम्हें बताऊं यहां पे, ये शेप कैसी बन रही है देखना गौर से, बड़ा करके दिखाता हूं। ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि इसको अट्रैक्ट करने वाले फोर्स ज्यादा है, और यहां पे चिपकने वाला रहेगा क्या? मटेरियल नहीं रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये शेप कैसे ले लेगा? एक स्फेयर जैसी शेप लेने की कोशिश करेगा। याद करो मैंने एक चीज बताई थी कि अगर आपके पास में सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है तो सरफेस टेंशन का कारण क्या है? कोहेजन ओनली। तो एक पानी की जो बूंद होती है, पानी की जो ड्रॉप होती है, उसकी शेप कैसी होनी चाहिए? स्फेरिकल। किस वजह से?
सरफेस टेंशन की वजह से। तो यहाँ पे, और सरफेस टेंशन का कारण क्या है? कोहेजन। तो यहाँ पे भी कोहेजन ज्यादा है, तो ये एक शेप कैसी ले रहा है? स्फेरिकल शेप ले रहा है। तो किसकी साइड में ज्यादा होगा? अच्छा मान लो मैंने इसको खींचा, ठीक है, मेरा एडेसिव फोर्स ज्यादा है, तो ये मेरी साइड में ज्यादा होगा, तुम्हारी साइड में कम होगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर? और अगर तुम्हारा कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, मेरा एडेसिव फोर्स ज्यादा है, इसको आपने अपनी तरफ खींच रखा है, तो इसका मतलब आप अपनी तरफ खींच रहे हो, मैं भी तो खींच रहा हूं, ठीक है। तो कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल का कारण क्या है? कारण है कोहेजन एंड एडेशन बोथ। कैपिलरी राइज इज मेनली ड्यू टू एडेशन और कैपिलरी फॉल इज मेनली ड्यू टू, समझ गए नहीं समझ गए? मेनली वो वर्ड ध्यान रखना। तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है मेनिस्कस। अब ये मेनिस्कस कैसा है? इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स शेप। इसकी कॉन्वेक्स शेप आ रही है। क्लियर? अगला हम करते हैं सेकंड। अगर कोहेजन ज्यादा नहीं होके कम हो गया, किससे? एडेशन से। यहां पे डोमिनेटिंग कौन हो जाएगा? एडेशन डोमिनेटिंग हो जाएगा। एडहेसिव फोर्स कहां लग रहा है? बिटवीन ग्लास ट्यूब एंड Hg, या वाटर बिटवीन ग्लास ट्यूब एंड लिक्विड, ये लिख दिया मैंने, कुछ भी, इज डोमिनेटिंग ओवर क्या? कोहेसिव फोर्स। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब लेवल क्या करेगा? फॉल की जगह राइज कर जाएगा। और राइज कैसा दिखेगा देख लेते हैं। देखो यहां तक पानी भर दिया हमने, ठीक है, और यहां पे यूं कर दिया, तो यहां तक पानी भर जाएगा, यहां तक। ये डिप्रेशन हो गया ना, यहां से यहां तक एच हो गया, और ये यहां से यहां तक राइज हो जाएगा। तो ये राइज की जो शेप बनेगी ना, वो कुछ ऐसी बनेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? मेनिस्कस। मेनिस्कस की शेप कैसी होगी देखना गौर से, कॉनकेव हो जाएगी। अब बताओ, ये पानी यहां से तो कम खींचा हुआ लग रहा है, ग्लास ने ज्यादा खींच रखा है अपनी तरफ। भाई ये पानी यहां तक भरता होता तो ठीक है, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? इधर से ज्यादा खींच लिया गया। इसका मतलब एडेशन ज्यादा है ना, और ये पानी यहां तक होना चाहिए था, इस लेवल पे होना चाहिए था, मतलब इस लेवल पे होना चाहिए था पानी, लेकिन इसको नीचे खींच लिया गया इस शेप में बनाने के लिए। तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा पावरफुल है ना इसको खींचने के लिए, तो ऐसी शेप बनेगी। समझ गए नहीं समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे कॉन्वेक्स शेप आ रही है, यहाँ पे कॉनकेव शेप आ जाएगी। क्लियर है? तो ये क्या करेगा? राइज करेगा, और ये क्या करेगा? फॉल करेगा। डन है कि नहीं है? क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं। देखा है ऐसा आपने? आप अगर आप ब्यूरेट यूज करते हो, आपने केमिस्ट्री लैब देखी है? केमिस्ट्री लैब के अंदर देखना, आपको एक्सपेरिमेंट करवाएंगे ना, तो ब्यूरेट के अंदर आपका लिक्विड डाला जाएगा, और नीचे से आप उसका जो टैप यूज करते हो सॉल्यूशन बीकर में निकालने के लिए, तो आप देखना उसके ऊपर मार्किंग लगी होती ना, 1 2 3 4 20 30 40 60 70 80 90 100 के 100 ml भर लिया आपने, 50 ml भर लिया। समझ पा रहे हो मेरी बात? नहीं समझ पा रहे हो? उसके अंदर वो जो लेवल इंडिकेशन है ना, उस लेवल इंडिकेशन को देखना, वहां पे ट्यूब का ये मेनिस्कस ऐसे रहेगा, इस शेप करेगा, एकदम फ्लैट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो सॉल्यूशन डाला है वो, और जो आप ग्लास ट्यूब यूज कर रहे हो वो, उन दोनों के बीच में राइज हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एक बात बताओ, अब अगर ये जो मेनिस्कस बन रहा है और ये मेनिस्कस बन रहा है, इन दोनों में फर्क क्या दिख रहा है आपको? यहां पे कौन ताकतवर है? एडेशन ताकतवर है, तो चिपका के कौन रखेगा? ग्लास ट्यूब को पानी चिपका के रखेगा। क्लियर? और अगर यहां पे कोहेजन ज्यादा है, तो ग्लास ट्यूब और पानी के बीच में इतना पावर नहीं है, इतना फोर्स नहीं है जितना पानी का आपस में है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अब एक बात बताओ, आपने पानी की बोतल के अंदर, आपने क्या किया? आपने पानी की बोतल के अंदर पानी डाला और पानी को वापस खाली कर दिया। जैसे आप पानी को वापस खाली कर रहे हो, तो वहां पे देखते हो कि कुछ ड्रॉपलेट्स आपकी सरफेस पे चिपकी हुई रहती है, नहीं रहती?
मतलब आपने मान लो कि 100 ml पानी डाला एक बॉटल के अंदर, ठीक है, और वापस निकाला, तो 1-2 ml पानी की बूंदे उसके ऊपर चिपक जाएगी, तो उसको क्या बोल रहे हैं? वेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेटिंग इफेक्ट। और मान लो आपने उस ग्लास के अंदर मरकरी डाला और मरकरी को वापस निकाल लिया, तो एक भी पार्टिकल नहीं रहेगा मरकरी का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर और ग्लास ट्यूब के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? एडेसिव फोर्स ज्यादा काम कर रहा है, तो चिपका रहेगा पानी उसके अंदर। और एचजी के अंदर क्या है? कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो वो अपने मॉलिक्यूल को साथ में रखेगा। अपने मॉलिक्यूल को साथ में रखेगा तो क्या करेगा? बाहर निकाल लेगा सारे मॉलिक्यूल्स। इसलिए अगर किसी भी बॉटल के अंदर हम मरकरी डालते हैं और बाहर निकाल लेते हैं तो मरकरी रेसिड्यूल नहीं रहता, और अगर पानी डालते हैं, पानी बाहर निकाल देते हैं, फिर भी पानी कुछ ना कुछ बूंद में रह जाता है। इसको बोलते हैं वेटिंग इफेक्ट एंड नॉन वेटिंग इफेक्ट। क्लियर है? चलो, अब ये हो गया। लास्ट करते हैं, थर्ड। अगर मान लो बाई चांस कोहेजन और एडहेशन दोनों ऑलमोस्ट सेम हो गए, तो क्या होगा? तो राइज तो होगा, राइज भी होगा और फॉल भी होगा। इसका मतलब वो शेप कैसी आएगी? एकदम फ्लैट शेप आएगी। तो यहां पे नो राइज या नो फॉल, मतलब आपने सर कोहेजन लगाया तो फॉल होगा, आपने सर एडेशन लगाया तो राइज हो गया, दोनों फोर्स इक्वल हो गए, तो यहां तक बढ़ जाएगा, वाटर लेवल इंडिकेट आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब यहां पे अगर आप ट्यूब डालते हो तो ट्यूब यहां पे कोई फर्क नहीं करेगा, यहां पे रहेगा। क्लियर? और अगर इसकी मेनिस्कस की शेप देखनी है, फ्लैट शेप रहेगी। मेनिस्कस की शेप जो रहेगी वो फ्लैट रहेगी। ये बहुत ही आइडियल केस है, हाइपोथेटिकल केस है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये फ्लैट सरफेस होगी। क्लियर है कि नहीं है? कहां पे कौन डोमिनेटिंग कर रहा है, कौन डोमिनेटिंग नहीं कर रहा है, इसका मीनिंग समझ में आया। अब दूसरी बात करेंगे कि सर ये कितना ऊपर जा रहा है, कितना राइज करेगा। ये जो आप एच की वैल्यू बता रहे हो, ये जो आप एच की वैल्यू बता रहे हो, इस एच की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब इसका डेरिवेशन करेंगे। क्लियर है? कैपिलरिटी करो, नोट करो। अब देखो ये जो कैलकुलेशन है ना, एच एच कितना होगा कितना नहीं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। राइज होगा तो एच कितना आएगा, फॉल होगा तो एच कितना आएगा, लेकिन एच का जो रेफरेंस है वो कहां से लोगे आप? फ्री सरफेस से। क्लियर है? बॉटम से नहीं लोगे, फ्री सरफेस से लोगे। देखो यहां देखते हैं हम, मान लो तुम्हारे पास में कोई कंटेनर है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, इसको तो छोटा सा ही बना देते हैं, तो क्या, मान लो तुमने यहां पे कोई ट्यूब ऐसे इंसर्ट कर रखी है, ठीक है, तो ये यहां तक भर गया। क्लियर हुआ? तो ये ऐसा कुछ जाएगा, राइज हुआ है, तो कौन सी शेप आनी चाहिए? कॉनकेव शेप आनी चाहिए। तो यहां तक राइज हो गया, तो हमने इसको एच मान लिया। अब इसकी जो कैलकुलेशन है ना, वो हम यहां देखते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, गौर से समझना। कुछ ऐसी ट्यूब होगी, उसके ऊपर ऐसी शेप बन रही है, बन रही नहीं बन रही है, ये हो जाएगा। क्लियर? ये कैपिलरी ट्यूब है, ये मेनिस्कस शेप हो गई। अरे समझे नहीं समझे? मेनिस्कस शेप हो गई। अगर ये मेनिस्कस शेप है तो बताओ ये मेनिस्कस बना किसकी वजह से? इसको ट्यूब खींच रहा है ना, खींच रहा है नहीं खींच रहा? ट्यूब खींच रहा है, और पानी भी उतना का उतना फोर्स लगा रहा है, कहता है कि नहीं भाई मैं इसको जाने नहीं दूंगा। क्लियर है? अब देखना गौर से, यहां से सरफेस टेंशन काम कर रहा है सिग्मा, और इसका भी टेंजेंशियल कंपोनेंट काम करेगा सिग्मा। मान सकते नहीं मान सकते? ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जगह पे हम वर्टिकल कंपोनेंट ले ले, ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि इसको वर्टिकली राइज और वर्टिकली फॉल किया जा रहा है। समझे मेरी बात? नहीं समझे?
अगर इसको वर्टिकल राइज कर दिया और वर्टिकल फॉल कर दिया तो रेफरेंस किससे लेना चाहिए? वर्टिकल एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल थोड़ी ले रहे हैं, तो वर्टिकल एक्सिस से थीटा ले लिया। अगर थीटा ले लिया तो इस साइड में क्या आ जाएगा? सिग्मा कॉस थीटा, और ये क्या आ गया? सिग्मा कॉस थीटा। अरे ये तो कॉस थीटा एक ही है, ट्यूब एक ही है, कंपोनेंट एक ही निकाले, दिखा मैं दो रहा हूं, नहीं समझे? समझ गए ना? दिख दो रहे हैं, ये है एक ही ट्यूब के अंदर। क्लियर? और इस साइड में कौन जाएगा? सिग्मा साइन थीटा, और इधर कौन जाएगा? सिग्मा साइन थीटा। समझ गए नहीं समझ गए? ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस साइड में कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा, इस साइड में आपने जो फोर्स लगाया उतना वॉल ने आपके ऊपर लगा दिया है, तो कैंसिल हो गया। ऊपर कौन काम कर रहा है? ऊपर कौन काम कर रहा है? सरफेस टेंशन काम कर रही है। और इस साइड में ये देखो, ये जो वो लिक्विड है ना, ये लिक्विड ये रहा, तो इसकी हाइट h है। हाइट कितनी है? h। तो इतना का इतना फ्लूइड का नीचे mg लगेगा नहीं लगेगा? ऑब्वियस की बात है। यहां तक तो देखो, ये जो लाइन थी ना, यहां तक सब बैलेंस्ड थे। जैसे आपने ट्यूब डाली तो ट्यूब के अंदर पानी ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया, कितना ऊपर चला गया? इतना मास, ये अमाउंट ऑफ मास ऊपर चला गया, तो ये मास mg नीचे की तरफ काम करता है। तो mg की वैल्यू क्या लिखोगे आप? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। डेंसिटी कितनी है? रो। ऊपर कौन गया है? रो ऑफ फ्लूइड ही तो है, रो ऑफ फ्लूइड। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया। एरिया कितना होता है? π/4d²। सही बात है कि नहीं? और इंटू क्या हो जाएगा? हाइट h हो जाएगी इंटू जी। अच्छा एक बात बताओ, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr² h होता है कि नहीं होता? तो πr² h, पाई आर की जगह मैंने डायमीटर लिख दिया, तो आर को क्या लिखेंगे? d/2, तो d/2 का होल स्क्वायर d²/4 हो गया, तो π/4d² इंटू h, ये लिख दिया। तो ये लग रहा है वेट। इस वेट को बैलेंस करने वाला कौन होगा? सरफेस टेंशन। तो यहां पे सरफेस टेंशन निकाल लेते हैं। सरफेस टेंसाइल फोर्स क्या काम करेगा? सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ होता है नहीं होता? सिग्मा कौन सी लग रही है? सिग्मा कॉस थीटा लग रही है, और फोर्स हमें ये पता है। लेंथ कौन सी हो जाएगी? अगर वो ट्यूब के अंदर ऐसा घेरा बना के बैठा है तो पेरीमीटर और सर्किल क्या होती है? 2πr। 2πr की जगह अगर मैं पाई इंटू डी लिख दूं, चलेगा क्या? तो इसको इधर ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सिग्मा पाई डी कॉस थीटा इज इक्वल टू फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? ये सरफेस टेंशन फोर्स। अगर ये दोनों को इक्वल कर दूं, ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये मान लो इक्वेशन 2 है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वल कर दिया गया, तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा सिग्मा पाई डी कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा? रो पाई d²/4 इंटू एल नहीं सॉरी एच इंटू जी। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? पाई कैंसिल हो जाएगा, डायमीटर से एक डायमीटर कैंसिल हो जाएगा, बचा गया इधर आ जाएगा 4, तो 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा? रो जी एच डी। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये आ जाए, अरे सॉरी हमें क्या निकालना था? हमें निकाला सिग्मा एच निकाला था ना, तो एच को नीचे क्यों लेके आ रहे हैं? रो जी डी आ जाएगा, इधर एच बच जाएगा। डन है कि नहीं है? तो बताओ, क्या तुम्हें वाटर और ग्लास ट्यूब के बीच की सरफेस टेंशन दी जाएगी? यस। जी दिया जाएगा? यस। डेंसिटी ऑफ वाटर दी जाएगी? यस। कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर दिया जाएगा? यस। अब ये थीटा क्या है? थीटा तो ये एंगल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस थीटा को आप क्या बोलोगे? वे थीटा इज कॉन्टैक्ट एंगल। मतलब मेनिस्कस जितना एंगल बना रहा है ग्लास ट्यूब के साथ में, यही तो है ये वाला थीटा। ये मेनिस्कस की जो शेप है, ये वर्टिकल ग्लास ट्यूब के साथ में जो थीटा बना रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट एंगल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो गौर से, अगर मैंने बोला थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी? क्यों? क्योंकि लेस देन 90 डिग्री है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि सेकंड क्वाड्रेंट है?
फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव नेगेटिव, सारे ही पॉजिटिव होते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो हम क्या बोलेंगे, सर H पॉजिटिव है। अगर H पॉजिटिव है तो राइज है कि फॉल है, राइज हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, राइज हो जाएगा। क्लियर और नॉट। और अगर मैंने बोल दिया कि थीटा की वैल्यू 90 से ऊपर होगी तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या दिखाओगे, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, तो इसका मतलब H की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। हाइट को ही तो डेप्थ बोलते हैं, नहीं समझे, तो ये नीचे चला जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉल बोल देंगे। क्लियर और नॉट, क्लियर है, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। डन है। अगर कॉन्टेक्ट सरफेस की वैल्यू आ जाती है तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। और थीटा की वैल्यू लेस देन 90, मतलब यहां पे अगर वाटर और ग्लास इंटरफेस लिया जाए तो कॉन्टेक्ट एंगल की वैल्यू लेस देन 90 होती है। लेकिन अगर ग्लास एंड एचजी इंटरफेस लिया जाए तो उसमें थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट 130 डिग्री होती है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा होती है, तो ये फॉल करेगा। तो अगर आप मरकरी के अंदर ट्यूब डालते हो तो वहां पे डिप्रेशन या फिर कैपिलरी फॉल मिलेगा। और अगर आपने ग्लास ट्यूब को वाटर के अंदर डाल दिया तो क्या मिलेगा, राइज मिलेगा। कितना राइज मिलेगा, इतना राइज मिलेगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी मिल जाएगा। क्लियर और नॉट, क्लियर है, नोट करो उसको। ये हटा रहा हूं, अब एक नोट पॉइंट हेडिंग डाल के सब कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। डालो फिर हेडिंग, नोट पॉइंट, देन क्वेश्चन करते हैं। तो इतने क्वेश्चंस नहीं आते, बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप लोग देखो, सबसे पहला नोट पॉइंट हम ये लिख रहे हैं कि कोहेजन और एडिशन क्या होता है। सबसे पहला, व्हाट इज कोहेजन, लाइक मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन, और एडिशन मींस, एडिशन मीनिंग क्या होता है, अलाइक मॉलिक्यूल्स। तो ए से ए याद रह जाएगा, राइट और रॉन्ग, राइट। सेकंड करते हैं, रीजन समझते हैं। सबसे पहला आप ये बताओ कि कैपिलरिटी का रीजन क्या है, कोहेजन एंड एडिशन बोथ, ठीक है। दूसरा, सरफेस टेंशन का रीजन क्या है, वेरी गुड, कोहेजन ओनली, राइट। तीसरा, विस्कोसिटी का रीजन क्या है, कोहेजन एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज, सही बात है। चलो अब कैपिलरिटी की बात करते हैं। थर्ड, मान लो कोहेजन ज्यादा हो गया, एडिशन कम है, क्या होना चाहिए, राइज या फॉल, कोहेजन ज्यादा है, फॉल होगा। अगर फॉल होगा तो मेनिस्कस कैसा बनेगा, अरे फॉल होगा तो मेनिस्कस कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। कॉन्वेक्स याद नहीं रहता तो आप ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। चलो अगला करते हैं, मान लो कोहेजन कम है, किससे, एडिशन से, ओ सॉरी कॉन्केव बना दिया, राइज में हो गए। तो कॉन्वेक्स शेप हम इस तरफ से देख, वो होता है ना कि आप इस साइड से देख रहे हो, इस साइड से देख रहे हो, तो इधर कॉन्केव है तो उस साइड से कॉन्वेक्स हो जाएगा। कोहेजन अगर कम है और एडिशन ज्यादा है तो क्या करेगा, राइज करेगा। अगर राइज करेगा तो मेनिस्कस की शेप कैसी होगी, कॉन्केव हो जाएगी। कॉन्केव को बना लेते हैं, कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर और नॉट, ठीक है। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो नो राइज नो फॉल, मतलब नथिंग, तो मेनिस्कस शेप आएगी नहीं, ये फ्लैट सरफेस हो जाएगी। डन है। चलो लास्ट नोट पॉइंट, कॉन्टेक्ट एंगल की बात करते हैं।
कांटेक्ट एंगल, अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है तो क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो राइज करेगा, और इसको बोलते हैं वेटिंग इफेक्ट फ्लूइड। क्लियर? जिसको आप ग्लास ट्यूब में डालोगे और वापस निकालोगे तो वो चिपका हुआ रह जाएगा, क्या हुआ, ग्रेट, थीटा छोटा ही तो किया है। चलो, अगर थीटा लेस देन 90 है तो पॉजिटिव रहेगा ना, तो पॉजिटिव रहेगा तो राइज होगा, और अगर राइज हो रहा है तो वेटिंग इफेक्ट देगा, ठीक है। और अगर कॉन्टेक्ट एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 90 आ गई तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा तो फॉल करेगा। और ये कैसे फ्लूइड होते हैं, नॉन वेटिंग इफेक्ट फ्लूइड होते हैं। क्लियर है? चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन यहां लिख के दे रहा हूं मैं, वो कर लो और खत्म करते हैं इसको। फिनिश करो, नोट करो इसको।